Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC Prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our lecture today. और लास्ट लेक्चर में हमने मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट देखा था. इस लेक्चर में हम डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स को देखेंगे कि क्या होते हैं दोनों. उसके बाद हम नैरो एंड ब्रॉड मनी के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी से कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं. ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात किया है कि डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं. तो फिर से लेट्स ड्रिल डाउन टू द वर्ड्स. एक है डिमांड और एक है टाइम और फिर आता है डिपॉजिट्स. तो डिमांड का क्या मतलब है? जैसे आप जब डिमांड करो तब मिल जाए, मतलब जब आप चाहो तब आपको मिल जाए, दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट. कि आप भाई कल को आप बैंक के पास जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को 500 रुपये कैश चाहिए, ठीक है. आप डिमांड कर रहे हो इस चीज़ की कि मेरे को 500 रुपये कैश चाहिए, तो बैंक आपको तुरंत दे देता है 500 रुपये कैश कि ये लो भाई, ये तुम्हारा पैसा है. आपने ऑब्वियसली, आपका डिपॉजिट अकाउंट है और आपका सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ पे ये पैसा पड़ा हुआ है ना. तो आप गए, आपने डिमांड किया और आपने निकाल लिया. या फिर इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हो, वो भी एक डिमांड डिपॉजिट है. जब चाहो आप तब निकाल सकते हो, है ना. अपनी डिमांड पे आप निकाल सकते हो, ठीक है. जब आपकी डिमांड हो तब आपको कैश मिल जाएगा, राइट. तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. उसके बाद टाइम डिपॉजिट क्या होता है? अब डिमांड ये हो गई कि भाई मैं जब डिमांड करूँ तब मिल जाए. तो टाइम डिपॉजिट क्या हुआ? टाइम डिपॉजिट ये हुआ जब आप डिमांड करोगे तब नहीं मिलेगा, ठीक है. ऐसा नहीं कल को मुँह उठा के चलेगा कि मेरे को दे दो तो बैंक दे देगा आपको पैसा, नहीं. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही वो आपको चीज़ मिल सकती है. इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो आपका आपका अकाउंट है, अगर है ना, आपका अगर बैंक में अकाउंट है, तो आपके एक सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है. एक होता है आपका सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपका सैलरी वगैरह आता होगा या कुछ भी XYZ जो भी अमाउंट आपके में सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होता होगा. दैट इज़ अ डिमांड डिपॉजिट. क्योंकि ये आप जब भी बैंक के पास जाओगे, आप बैंक आपको ये डिपॉजिट दे सकता है ना. जबकि टाइम डिपॉजिट क्या होगा कि मान लो आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट बना रखा है. फिक्स डिपॉजिट FD होता है. आपने कोई FD बना रखी है ना. तो FD जब आपने बना रखी है, मान लो आपने 1 साल के टेन्योर की बनाई है, ठीक है. तो वो पैसा आपको 1 साल बाद ही मिलेगा. ऐसा नहीं कि आप बीच में जा रहे हो निकालने की, नहीं मेरे को FD का पैसा दे दो तो मिल जाएगा, नहीं. अगर आप जाते हो निकालने तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, बट हाँ मिल सकता है, बट पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर, ठीक है. तो टाइम डिपॉजिट वो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, करेक्ट. तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी से. आगे समझ में आ गया होगा. फिर से एक बार देखते हैं कि टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती है बैंक की और डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या होती है बैंक की, ठीक है. टाइम लाइबिलिटीज़ में हमने क्या समझा कि फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, ठीक है. फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, ये 2 टाइप की टाइम लाइबिलिटीज़ होती है. मतलब कि कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर पाओगे, है ना. जैसे FD होता है ना. FD में आपको बैंक जो है वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आपको ऑप्शन देता है कि भाई 7 दिन की करानी है, 6 महीने की करानी है, 1 साल की करानी है, कब की करानी है. तो आप कोई टाइम चूज़ करते हो उसमें, ठीक है, कि मेरे को इतने टाइम पीरियड की करानी है. उस टाइम तक वो पैसा ब्लॉक हो जाता है ना. उसके बाद ही वो आपको आप पैसा वो वाला विड्रॉ कर पाओगे. 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 7 दिन बाद, जितने भी टाइम की आपने FD बनाई होगी, है ना. तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम डिपॉजिट. जो टाइम से वेरी करती है, जो टाइम के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम डिपॉजिट. अब ऑब्वियसली इस पे रेस्ट्रिक्शन है, तो इसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है ना. नॉर्मल आप जो सेविंग्स में पैसा रखते हो, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो, उसका ज़्यादा नहीं होता, उसका 3.5% तक रहता होगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है. जबकि जो आप FD वगैरह में रखते हो उसका ज़्यादा रहता है, 7%, 7.5, इस टाइप से FD का रेट चलता है ना. तो क्योंकि वो आप ऑन डिमांड नहीं ले सकते पैसा, इसीलिए बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है उसमें, ताकि क्योंकि आपका जो डिपॉजिट है वो लंबे टाइम तक उसमें फिक्स रहता है. आप ऑन डिमांड नहीं निकाल सकते पैसा, इसीलिए आपको बैंक भी ज़्यादा पैसे देता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है उसके लिए, है ना. अगर आप बीच में निकालने जाओगे तो आपको क्या पड़ेगा, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है. तो जैसे FD फॉर अ ईयर आपने बनाई 5% इंटरेस्ट रेट पे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ टाइम लाइबिलिटी, ठीक है. क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की आप बना रहे हो चीज़, ठीक है. विद इन दैट 1 ईयर टाइम यू कैन नॉट यूज़ दैट मनी ऑन डिमांड, ठीक है. इफ़ यू ब्रेक द FD, पेनल्टी वुड बी अप्लाइड, है ना. यही मैंने बताया कि बीच में कभी नहीं निकाल सकते, वो 1 साल के बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा, है ना. ऐसा है. अब पब्लिक और ये डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या होती है, दूसरे साइड पे हम देखते हैं डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या होती है. जैसे करंट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गए, तो इसमें जो पैसा पड़ा रहता है वो क्या होता है, डिमांड लाइबिलिटी. वो आप ऑन डिमांड निकाल सकते हो. जब चाहो तब आप बैंक के पास चले जाओ कि मेरे को पैसा चाहिए अपना, तो बैंक आपको दे देगा, ऑन डिमांड है, ठीक है. तो जैसे करंट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, DDs जो आप इशू करते हो, है ना.
यू कैन विड्रॉ दिस मनी एट एनी टाइम, कभी भी आप ये पैसा बाहर निकाल सकते हो। और ऑब्वियसली कभी भी आप निकाल सकते हो तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट क्या देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रेट लो मिलेगा, बहुत ही लो मिलेगा, है ना। तभी तो लोग पैसा एफडी में रखते हैं, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसमें ज़्यादा रहता है ना। उसके बाद ये लेस लिक्विड है, ये मोर लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी का मैंने मतलब आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया था। लिक्विड का मतलब क्या हुआ, कितना ईजिली कोई चीज़ कैश में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। जितना ईजिली वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है उतना ही लिक्विड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर है, ठीक है। अब घर को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको पहले बायर ढूंढना पड़ेगा, फिर वो डील हो, फिर रजिस्ट्रेशन हो, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ही इलिक्विड एसेट है ना, मतलब ईजिली आप इसको घर को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। जबकि एज रिलेटिव टू अगर मैं कैश की बात करूँ, कैश तो खुद ही पैसा ही है, मतलब मैं और किसी चीज़ की बात करूँ, लेट्स से एक चॉकलेट की बात करता हूँ, ठीक है। एक किसी चॉकलेट को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो ज़्यादा ईजी है ना एज़ कम्पेयर टू अ हाउस, क्योंकि चॉकलेट तो 5 रुपये का मिलता है, 5 रुपये आपको देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, करेक्ट। तो जो ये चॉकलेट हो गया वो मोर लिक्विड एसेट हो गया। कितनी जल्दी कोई चीज़ कैश में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स लिक्विडिटी। जितना जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा वो ज़्यादा लिक्विड होगा। अब आप देखो, अब डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या हैं, डिमांड लाइबिलिटीज़ ऑन डिमांड है। आप गए, आपने बोला आप बैंक से कि मेरे को पैसा चाहिए, बैंक ने आपको दे दिया, तो ये तो बहुत ही लिक्विड हुआ ना, जब चाहो आप तब कन्वर्ट कर सकते हो पैसा पैसे में, है ना, तब आपको पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ मोर लिक्विड थिंग। और टाइम लाइबिलिटी क्या है, क्या आप कल को मुँह उठा के चले जाओगे, बोलोगे एफडी का मेरे को पैसा चाहिए, तो क्या देगी बैंक, नहीं देगी, बोलेगी आपने 1 साल का कराया, 1 साल बाद आना, है ना। तो दिस इज़ अ रिलेटिवली इलिक्विड एसेट, है ना। तो ये लेस लिक्विड है एज कम्पेयर टू डिमांड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। अब उसके बाद हम देखते हैं, तो ठीक है, ये ऑन डिमांड होता है, जब आप चाहो तब मिल जाएगा, ये विद टाइम होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आगे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से और कंसेप्ट पढ़ते हैं नैरो एंड ब्रॉड मनी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नैरो एंड ब्रॉड मनी, क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो देखते हैं कि नैरो मनी क्या होता है और ब्रॉड मनी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अच्छा, इससे पहले आप एक रिवीजन के तौर पे ये याद रख लो कि जो M0 था हमने पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड अ हाई पावर्ड मनी, है ना। हाई पावर्ड मनी था ये, यही था ना हाई पावर्ड मनी। इसमें हमने क्या देखा था कि जो RBI करेंसी इशू करता है, जो बैंक के पास रहती है और जो पब्लिक के पास रहती है, वो है क्या हमारा, दैट इज़ कॉल्ड M0, दैट इज़ कॉल्ड अ हाई पावर्ड मनी, या फिर मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, राइट। तो ये M0 है। अब जितना भी आगे आएगा ना उसमें बस एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले है M1, ठीक है। नैरो मनी में 2 आते हैं, M1 और M2, ठीक है, इसमें 2 आते हैं। और ब्रॉड मनी में आते हैं M3, ठीक है, M3 और कौन सा आता है M4, ठीक है। तो M3 M4 आता है और M1 M2 ये नैरो मनी है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, जो ज़्यादा लिक्विड जो ज़्यादा लिक्विड मनी है ना वो होता है नैरो मनी, ठीक है। और जो कम लिक्विड है उसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है। तो नैरो मनी में क्या आएगा, नैरो मनी में क्या क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, प्लस जो आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, ठीक है, डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो नैरो मनी में 2 चीज़ें आती हैं, क्या, करेंसी विद द पब्लिक प्लस जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो वो। तो इन दोनों का जब हम सम कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नैरो मनी, ठीक है। इनका आप सम करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड नैरो मनी। समझ में आ रहा है ना, क्या होता है नैरो मनी, करेंसी विद द पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है, जो आपके पास है, मेरे पास है, ये सारी करेंसी है, जो आपके पास करेंसी है, प्लस जो बैंक्स में डिपॉजिट पड़ा हुआ है, जो बैंक्स में भी तो डिपॉजिट पड़ा होगा ना कुछ कुछ पैसा, तो वो मिला के जितने भी बैंक्स में जितना भी डिपॉजिट पड़ा है, प्लस जो हमारे पास करेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड M1, दैट इज़ कॉल्ड अ नैरो मनी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड नैरो मनी, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। और ये याद रखना कि ये डिमांड डिपॉजिट है, नॉट टाइम डिपॉजिट। ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। डिपॉजिट तो है बैंक में, बट कौन सा डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है। तो करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, समझ में आ रहा है, डिमांड डिपॉजिट, नॉट टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम नैरो मनी, ठीक है। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। नैरो मनी क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है। अब इसमें अगर इसी चीज़ में अगर हम पोस्ट ऑफिसेज के डिमांड डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर दें, एक तो हमने बैंक का डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड किया, अब अगर हम इसी चीज़ में M1 में इसमें अगर हम डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का भी इंक्लूड कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं M2, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, M2। ये भी नैरो मनी है। तो जैसे मैंने बताया था कि M1 और M2 दोनों क्या हैं, नैरो मनी। M1 में क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, ठीक है। और जब M1 में हम डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऐड कर देते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में, जो इंडियन पोस्ट में कुछ कुछ लोगों का अकाउंट होता है ना इंडियन पोस्ट में, और वहाँ पे भी लोग पैसे जमा करते हैं,
तो उसको भी जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम M2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब M1 में ही, अब सब कुछ हम M1 के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब M1 में ही अगर हम टाइम डिपॉजिट को ऐड करें, अभी हमने क्या ऐड किया था इसमें, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे भी डिमांड डिपॉजिट ऐड किया था और यहाँ पे भी डिमांड डिपॉजिट ऐड किया था। यहाँ पे बैंक का था, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का था। ठीक है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, M1 में टाइम डिपॉजिट ऐड कर रहे हैं, किसका, बैंक्स का। जब हम टाइम डिपॉजिट बैंक का ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, M3, एंड M3 इज कॉल्ड अ ब्रॉड मनी। ठीक है, जब हम M1 में टाइम डिपॉजिट ऐड कर देते हैं बैंक का तो क्या आता है, M3। ध्यान रखना क्या आता है, M3। इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, अब जब हम M3 में इसका टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर दें, समझ रहे हो, M3 में जब हम इसका इंडियन पोस्ट ऑफिस का भी टाइम डिपॉजिट ऐड कर दें तो क्या आएगा, तो जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं M4। M4 इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉड मनी। तो बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, सबसे पहले आप M1 से स्टार्ट करो। M1 में क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, हमने डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक ऐड कर दिया। अब इसी M1 में अगर हम डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का ऐड कर दें तो क्या आएगा, M2 आ जाएगा। अगर हम M1 में टाइम डिपॉजिट बैंक का ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, M3। M3 इज कॉल्ड द ब्रॉड मनी। और जब हम M3 में टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऐड करते हैं तो क्या आता है, M4। ठीक है, ये आता है। चलो इसको एक टेबल में समराइज़ करते हैं कि क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले क्या किया, M1 लिया, M2 लिया, M3 लिया और M4 लिया। ठीक है, हमने यहाँ लिखा करेंसी विद द पब्लिक, हमने यहाँ लिखा डिमांड डिपॉजिट, यहाँ लिखा टाइम डिपॉजिट जो बैंक्स का है, डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस का होगा डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ठीक है, उसको हमने किया। तो अब देखो अब कैसे होगा, M1 क्या था, करेंसी विद द पब्लिक, ये वाला ब्लॉक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, तो ये हो गया। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, अब M2 क्या हुआ था, याद है हमने M2 में क्या, M2 कैसे निकाला था, M1, ये वाला तो है ही M1। ठीक है, M1 प्लस क्या था, डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, ये वाला डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक। ठीक है, फिर याद है हमने M3 कैसे निकाला था, M3 हमने कैसे निकाला था, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, ये रहा टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। ठीक है, और फिर हमने M4 कैसे निकाला था, M4 हमने निकाला था M3। ठीक है, M3 प्लस टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट, टोटल टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखो एक बार फिर से, मेरे को लग रहा है आप बता नहीं पाया था ये। M3 में जब आप टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स दोनों ऐड कर देते हो, किसका, पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, M4। ठीक है, तो शायद मैंने आपको टाइम डिपॉजिट सिर्फ बताया था इसमें, तो इसमें टाइम डिपॉजिट भी होता है और ये भी डिमांड डिपॉजिट भी होता है पोस्ट ऑफिस का। तो टाइम भी होता है, POTT, टाइम भी होता है और डिमांड भी होता है। ठीक है, डिमांड इसमें शायद लिखना भूल गए थे, टाइम भी होता है और डिमांड भी होता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट भी होता है और पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट भी होता है, तो दोनों मिलके M4 बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें पता चल जाएगा आपको M3। ठीक है, ये रहा M3 प्लस ये डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस का, मतलब कुल मिला के पूरा है ये, समझ रहे हो। M4 क्या है, इसमें हम करेंसी भी इंक्लूड करते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट बैंक का भी इंक्लूड करते हैं और डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का भी इंक्लूड करते हैं। तो जितना है सारा मिला के क्या होता है, M4। ठीक है, समझ में आ रहा है, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस का डिमांड और टाइम डिपॉजिट। ठीक है, ये मिला के क्या बनाते हैं, M4। अब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ईजिली कौन सा कन्वर्ट हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा M1 है। ऐसे इसका चलता है, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर M2 है। ठीक है, फिर M3 है। ठीक है, फिर M4 है। ठीक है, ऐसे है। कैसे पता लगा सकते हो, ये हमने ऑर्डर कहाँ से निकाला, ये कैसे निकाला, देखो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड क्यों है, क्योंकि करेंसी जो पब्लिक के पास है वो तो हार्ड कैश है सारी। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट हो गया। फिर डिमांड डिपॉजिट जो है वो भी सबसे ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि जब आप चाहो तब आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो M1 सबसे ज़्यादा हो गया। अब हमने M2 में क्या किया था, M2 में हमने एक और चीज़ इंक्लूड कर दी थी, दैट वाज पोस्ट ऑफिस विद द डिमांड डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स। तो ये थोड़ा कम लिक्विड हो गया। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो वो किस में हो गया, ये M2 में हो गया। जब हमने टाइम डिपॉजिट ऐड कर दिया इसमें M3 में, तो वो और कम लिक्विड हो गया, क्योंकि टाइम डिपॉजिट तो आप जब मर्जी तब तो निकाल नहीं सकते हो ना, इलिक्विड एसेट है, तो तब ये और कम हो गया। और M4 में हमने तो 2 टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दिए, एक तो ये वाला और एक पोस्ट ऑफिस वाला भी, तो इसीलिए जो M4 है वो सबसे कम लिक्विड है। समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी हमने कैसे निकाली, समझ में आ रहा है ना कैसे निकाली। M1 सबसे ज़्यादा है, फिर M2 है, फिर M3 है और फिर M4 है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसके लिक्विडिटी निकाली। ठीक है,
तो M3 को हम और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, ठीक है। M3 का नाम है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई मेजर करने के लिए हम सबसे कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हमारा पैरामीटर है वो होता है M3, क्योंकि इसमें करेंसी भी है, इसमें बैंक्स के डिमांड और टाइम डिपॉजिट भी हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं वो कम अकाउंट खुलवाते हैं, जनरली बैंक्स ही रहता है, पेनिट्रेशन बैंक्स का ही ज़्यादा है। तो M3 इज़ मोर कॉमनली यूज, ठीक है। और M4 क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये ध्यान रखना है ना, हमने ये इसमें डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट तो ऐड कर दिए हैं, बट इसमें नेशनल जो NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, इसमें से हम टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस बैंक्स में से हम क्या एक्सक्लूड करेंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो लोग लेके रखते हैं ना, जिसमें 50,000 का इंटरेस्ट रिबेट मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो वो हमको पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो भी पोस्ट ऑफिस से खरीदता है वो हम उसको हटा देते हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि M4 क्या है तो M4 कैसे निकालोगे, M4 इज इक्वल टू M3, ठीक है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, सॉरी पोस्ट ऑफिस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस माइनस ये नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ठीक है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसमें समझ में आ रहा है। M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सॉरी, इसमें से हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, इसमें से हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जितना भी पैसा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में वो इसमें से एक्सक्लूड होता है, ठीक है। अब इन द अबव फॉर्मूला फॉर मनी सप्लाई वी आर ओनली काउंटिंग द नेट डिमांड नेट टाइम डिपॉजिट्स, दैट इज ओनली पब्लिक डिपॉजिट्स इन द बैंक, द इंटरबैंक डिपॉजिट्स विच विद द कमर्शियल बैंक्स इन अदर कमर्शियल बैंक इज नॉट काउंटेड। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसमें जो ये हम टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड कर रहे हैं बैंक्स का, ये सिर्फ वही डिपॉजिट हैं जो जनता ने डिपॉजिट किए हैं, समझ रहे हो। मतलब जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ना, जैसे आप और मैं जाके जो डिपॉजिट करते हैं ना, ये वो वाले डिपॉजिट है। मतलब आपने अगर FD बनाई है या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो सिर्फ वही पैसा इंक्लूडेड है इसमें। बट बैंक्स भी तो आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक भी तो, एक बैंक ऐसा भी हो सकता है एक बैंक दूसरे बैंक को डिपॉजिट दे रहा हो कि भाई ठीक है आप अभी पैसा ले लो, बाद में हमको इस पर इंटरेस्ट रेट दे देना, ठीक है। तो ये वाला पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये सिर्फ ये जो डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स हैं, ये बस वही डिपॉजिट हैं जो पब्लिक जमा करती है, समझ में आ रहा है। जो पब्लिक जमा करती है बस वही वाले हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट काउंटेड, जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है पैसा, दैट इज़ नॉट काउंटेड, ठीक है, दैट इज़ नॉट काउंटेड। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश। तो कितना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना ईजिली किसी एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़, ठीक है। हाईली लिक्विड एसेट्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं। शेयर्स तो आप कभी भी बेच और खरीद सकते हो ना, तो शेयर्स बहुत ज़्यादा लिक्विड एसेट हुए, ठीक है। और उसके बाद इलिक्विड एसेट में क्या हुआ, होम हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पेंटिंग स्कल्पचर्स हो गया। इनके बायर ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना डिफिकल्ट होगा इसको कैश में कन्वर्ट करना, उतना ही इलिक्विड एसेट होगा ये, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें मेन बातें आप ये ध्यान रख लो कि जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो M1 है, फिर M2 है, फिर M3 और फिर M4 है, ठीक है। M1 कैसे निकालते हैं ये देख लो। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि डिमांड और जो टाइम डिपॉजिट्स हैं ये सारे बस पब्लिक के डिपॉजिट हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट काउंटेड, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर M3 को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, और इसको हम मनी सप्लाई मेजर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाईली लिक्विड एसेट्स कौन से हैं, गोल्ड, डिमांड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और इलिक्विड एसेट कौन से हैं, होम, रियल एस्टेट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की अगर हम बात करें तो RBI प्रोवाइड्स कैश बाय बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। ये भी हम आगे देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे ये RBI करता है। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का क्या मतलब हुआ कि पैसा इकोनॉमी में जाना चाहिए, ठीक है। पैसा हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी में, कैसे कैश का फ्लो हम इकोनॉमी में बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। कि मतलब लोगों के हाथ में पैसा आए ताकि लोग खर्चा करें, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, ठीक है। तो RBI बहुत सारे स्टेप्स लेता है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे ही पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।